हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में, जो कि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, पाश्चात्य राजनीति के चिंतक है। इनका जीवन परिचय और इनका सामाजिक समझौता सिद्धांत, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और इनका संप्रभुता के संबंध में विचार के बारे में आप लोग जानने वाले हैं। हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारक है क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त राजनीतिक विचारों में व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सुखद जीवन यापन के लिए अथक प्रयास किए। वे निरंकुश शासन व्यवस्था के समर्थक थे। वे राज्य में शांति की स्थापना के लिए निरंकुश शासन का समर्थन करते थे और इसे ही उत्तम मार्ग मानते थे। थॉमस हॉब्स संप्रभुता के प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता थे, जिन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हॉब्स की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: डी सिवे लेव्याथन, डी कारपोरे पॉलिटिको, डी ह्यूमाइन, कानून के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, गृह युद्ध पर एक वार्ता, अ डायलॉग ऑन सिविल वॉर्स। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेल्सबरी नामक स्थान में 1588 में हुआ था। अतः संप्रभुता, व्यक्तिवादी विचारधारा, भौतिकवादी दर्शन और उपयोगितावाद आदि का आधुनिक रूपों में जन्मदाता हॉब्स ही था। ये जो वीडियो है ये आप लोग का टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पीएसआईआर सब्जेक्ट या फिर यूजी पीजी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स है जिनका सिलेबस में ये चैप्टर है, सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हॉब्स के बारे में। हॉब्स संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता। प्रोफेसर जोन्स लिखते हैं कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की धारणा, और नवीन दर्शन की प्रतीक निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम तथा पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हॉब्स के द्वारा की गई है। यद्यपि हॉब्स के पूर्व ही बोधा यह कह चुका था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है, तथापि वह इतना अवश्य ही मानता था कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम उसके सिद्धांत में एक अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं। इस असंगति का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि उसने प्रभुसत्ता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। इस कमी के पूर्ति 60 वर्ष पश्चात हॉब्स ने अपनी रचनाओं में की। हॉब्स ने राज्य के निरंकुशवाद का एक संगोपांग तथा क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और प्रभुसत्ता को उन समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक बोधा ने उस पर लगाई थी। सेबाइन लिखते हैं, बोधा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उसे उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। इसी प्रकार वाहन ने लिखा है कि हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की धारणा है। उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्यों और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीति जीवन का एक तथ्य है। जहाँ कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। इसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हॉब्स के द्वारा अपनी संप्रभुता की धारणा की
कुछ विशेषताएं स्पष्ट की गई है जो इस प्रकार है। पहला, संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत। हॉब्स के संप्रभु की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है। संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है। दूसरा, संप्रभुता की धारणा की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है संप्रभुता असीमित। संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता है उसकी असीमितता। संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र है और वह उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए जाए तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह जाता। वह अनुबंध से भी बाध्य नहीं है क्योंकि उसने उसमें भाग नहीं लिया था। वास्तव में यह समस्त जनता का प्रतीक है और समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है। उसके साथ अनुबंध करने की बात वैसे ही असंगत है जैसी स्वयं अपने से अनुबंध करने की। इस प्रकार संप्रभुता पूर्णतया असीम और निरंकुश है। संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ। संपत्ति का सृष्टा संप्रभु ही होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स बोधा के इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि कर लगाने के लिए जन स्वीकृति आवश्यक है। संप्रभुता की असीमितता पर हॉब्स ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनके आधार पर संप्रभुता की एक अन्य विशेषता यह बतलाई जा सकती है कि जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है उचित और न्यायपूर्ण है और जो कुछ भी उसके विरुद्ध है अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। संप्रभु शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय और संपत्ति के अधिकारों का स्रोत है। वह स्वयं नैतिकता से ऊपर होने के कारण उससे बाध्य नहीं है। ठीक है, हॉब्स जो है वह संप्रभु को नैतिकता से ऊपर मानते हैं, इसलिए उनका कहना है कि संप्रभु नैतिकता से ऊपर होने के कारण उससे बाध्य नहीं है। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा का तीसरी विशेषता है संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, इनका श्रेणीकरण यानी ग्रेडेशन करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपभोग करते हैं। हॉब्स की संप्रभुता सिद्धांत की चौथी विशेषता है संप्रभु न्याय का स्रोत। उसके अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा की पांचवी विशेषता है अधिकार केवल संप्रभु में निहित। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाए। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स एक अपवाद अवश्य ही स्वीकार करता है और वह है
व्यक्ति का आत्म सुरक्षा का अधिकार। हॉब्स के संप्रभुता की धारणा की छठी विशेषता है युद्ध और शांति का निर्णायक। हॉब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करता है और उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। हॉब्स के संप्रभुता की धारणा की सातवीं विशेषता है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता और ना ही वह किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदार बना सकता है। यदि वह यानी संप्रभुताधारी ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा की आठवीं विशेषता है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, शुभाशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के इस सिद्धांत की दो दिशाओं से घोर आलोचना की जाती है। कुछ लोग इसे इसलिए अस्वीकार करते हैं कि यह असत्य और अवास्तविक है। उनकी धारणा है कि कोई भी वास्तविक प्रभु सत्ताधारी ऐसी निरंकुश और असीमित शक्तियां नहीं रखता जिनका आरोप यह सिद्धांत उसमें करता है। इस सिद्धांत पर दूसरा आरोप वाहन जैसे आलोचकों द्वारा इसे खतरनाक कहकर लगाया जाता है। वह इसे खतरनाक इसलिए समझता है कि वह एक नग्न निरंकुशवाद की स्थापना करता है जो प्रजाजन को एक दमनकारी तथा आत्ताई शासन के विरुद्ध कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता और समस्त प्रजा को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ देता है। उपयुक्त आलोचनाओं में कोई विशेष औचित्य नहीं है। स्वयं हॉब्स ने ही स्वीकार किया है कि अधिकांश संप्रभु ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। इसके अतिरिक्त निरंकुश संप्रभुता का समर्थन वह इसलिए करता है कि वह उसे सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। यदि शासक में इस उद्देश्य की पूर्ति की सामर्थ्य न हो तो वह जनता को उसकी अवज्ञा करने का अधिकार देता है। हॉब्स का उद्देश्य कोई उन वास्तविक शक्तियों का यथातथ्य विवरण देना नहीं था जिनका प्रयोग उस समय के शासक वास्तव में करते थे। उनका ध्येय तो यह निर्धारित करना था कि आदर्श रूप में प्रभु सत्ताधारी के पास क्या क्या शक्तियाँ होनी चाहिए यदि वह उससे क्षमतापूर्वक उन कार्यों को कराना चाहते हैं जिसके लिए राज्य की स्थापना हुई है। इस प्रकार संप्रभुता के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करने वाला हॉब्स प्रथम राजनीतिक विचारक है। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता की यह विवेचना किसी व्यवस्था विशेष को न्यायोचित बतलाने के लिए नहीं वरन संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का एक आधारभूत तथ्य मानकर की गई है। विलियम एबर्नस्टीन के शब्दों में लिवायथन स्टुअर्ट राजतंत्र के लिए क्षमा याचना नहीं है और न ही वह निरंकुश शासन का आधार है वरन यह तो आंग्ल भाषा में राजनीति की प्रथम सामान्य धारणा संप्रभुता का प्रतिपादन है। चलिए जानते हैं थॉमस हॉब्स के जीवन और उनकी परिस्थितियों के बारे में। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेल्समबरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ था। वही यह वर्ष था जब आर्मेडा का युद्ध हुआ था और ब्रिटेन में सर्वत्र भय का साम्राज्य था। हॉब्स का कथन है आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने
2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। यानी हॉब्स स्वयं कहते हैं कि उसका जन्म भय के साथ हुआ, ठीक है, क्योंकि हॉब्स का कथन है आर्मीडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। संभवतया भय के इस साम्राज्य ने ही उसे डरपोक बना दिया। वह एक पादरी का पुत्र था और इस नाते उसे बाइबिल का गहन ज्ञान था, परंतु उसकी आसक्ति धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी। माम्सबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने शिक्षा प्राप्त की। विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात वह विलियम कैवेंडिश, जो बाद में डिवेनशायर के अर्ल हुए, के उत्तराधिकारी का शिक्षक बना। इस परिवार के साथ उसका संबंध जीवन पर्यंत बना रहा और इसने उसके बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1610 में उसने अपने शिष्य कैवेंडिश के साथ यूरोप की यात्रा की और इसी प्रकार का शिक्षात्मक भ्रमण उसने 1629 ईस्वी से 1631 ईस्वी तक किया। हॉब्स के यूरोप की दूसरी यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और दीर्घ संसद लॉन्ग पार्लियामेंट को प्रधानता प्राप्त हुई। इसी समय निरंकुश राजतंत्र के 2 मुख्य समर्थकों, प्रथम लॉर्ड तथा द्वितीय स्टेफोर्ड, को जेल में डाल दिया गया। इससे हॉब्स चिंतित और भयभीत हो उठा, क्योंकि उसने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए पम्फलेट लिखा था। इस कारण वह भागकर फ्रांस चला गया और अगले 11 वर्ष उसने पेरिस तथा हॉलैंड में अध्ययन करते हुए बिताए। इसी बीच वह इंग्लैंड से भागकर पेरिस आए हुए युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय के लिए गणित शास्त्र का शिक्षक भी रहा। राजवंशों के शिक्षक के रूप में भी वह बैन, जॉनसन, बेकन, क्लेरेंडन, डेकार्टे, हार्वे तथा गैलीलियो जैसी विभूतियों के संपर्क में आया। उसने राजशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र, गणित और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। 1642 ईस्वी में उनका ग्रंथ डी कैवे और 1651 में लिव्याथन डी सेवे जो था, 1642 में उनका ग्रंथ डी सेवे और 1651 में उनका लिव्याथन प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, लिव्याथन बुक कब प्रकाशित हुआ, किसकी है। ठीक है, तो ये थॉमस हॉब्स द्वारा लिखित है, उनका ग्रंथ है, 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लिव्याथन के प्रकाशन के साथ ही वह फ्रांसीसी अधिकारियों का कोपभाजन बन गया। इस स्थिति में वह फ्रांस से भागकर इंग्लैंड पहुंचा और शीघ्र ही उसने राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पास अपना औपचारिक अधीनता पत्र भेज दिया। संरक्षण परिषद ने उसे इंग्लैंड में रहने की अनुमति दी, किंतु उसकी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रामवेल द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ टूट गया और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। उसके सौभाग्य से राज्य सिंहासन पर युवराज चार्ल्स द्वितीय आसीन हुआ, जो पेरिस में उसका शिष्य रह चुका था। अब हॉब्स के जीवन पर मंडराने वाले संकट के बादल टल गए और चार्ल्स द्वितीय ने उसके लिए 200 पाउंड वार्षिक की पेंशन भी बांध दी। अंतिम समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए सन 1679 में 91 वर्ष की आयु प्राप्त कर वह इस संसार से चल बसा। हॉब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र का काल था। गृह युद्ध के इस काल में 1646 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम का सिर काटकर राजतंत्र को विनष्ट करने व राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र के 11 वर्षीय काल और 1660 में चार्ल्स द्वितीय की अधीनता में राजतंत्र की पुनः स्थापना आदि समस्त घटनाएं उसने अपनी आंखों से देखी थी और इन सब का उसकी विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन घटनाओं और जन्मजात डरपोक स्वभाव ने उसके मस्तिष्क में अराजकता के प्रति घृणा उत्पन्न की और उसने इस बात पर जोर दिया कि सभ्य तथा प्रगतिशील जीवन की प्रथम शर्त एक दृढ़ और शक्तिशाली सरकार है, जिसके प्रति प्रजाजन पूर्ण समर्थन की भावना रखते हो। हॉब्स ने अपने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लेवायथन में
इसी बात का प्रतिपादन किया। हॉब्स की मुख्य ग्रंथ इस प्रकार है: डी सिवे, लेवाइथन, डी कार्पोरे पॉलिटिको, डी होमाइन, कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता, अ डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स। राजनीतिक विचार दर्शन की दृष्टि में इनमें लेवाइथन को सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिसकी रचना 1651 ईस्वी में हुई। लेवाइथन की रचना कब हुई? 1651 ईस्वी में। अब तक आपने जाना हॉब्स के संप्रभुता की अवधारणा के विषय में, उसकी विशेषताओं के बारे में। अब आप जानेंगे हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन उसने इन चरणों में किया है। मानव स्वभाव का चित्रण। हॉब्स का मूल मंत्र स्वयं को पढ़ो, रीड देयरसेल्फ, और वह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 ईस्वी में प्रकाशित डी कार्पोरे पॉलिटिको में मिलते हैं और उसके बाद लेवाइथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों में। प्रारंभ में हॉब्स मानव का चित्रण एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है और उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा बराबर बनी रहती है। यह लिप्सा उसे बराबर क्रियाशील रखती है और यह इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। मनुष्य की यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाती है। हॉब्स के अनुसार मानव प्राणियों का परीक्षण यह सिद्ध करता है कि उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं है, वे सब लगभग बराबर है। शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ अधिक नहीं है। इस प्रकार अपने लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता सभी व्यक्तियों में समान है। हॉब्स मनुष्य को इतना अधिक आत्म केंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी मानता है कि उनके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थता का गुण है ही नहीं। दया की भावना देखने में निस्वार्थ जान पड़ती है, पर हॉब्स उसका भी स्वार्थ रूप में ही विश्लेषण करता है। उसके अनुसार जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा न हो जाए। इस भय से हमें क्लेश का अनुभव होता है और यही दया का मूल है। इस प्रकार धर्म भी भय पर ही निर्भर है। प्राकृतिक अवस्था। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है और मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह यह बताता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होती है। हॉब्स इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़ा और उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसी कि पूर्णतया स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्यों की नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो सकती है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में हॉब्स ने लिखा है, हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं: प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, भय यानी फेयर और यश यानी ग्लोरी। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित है और इसके अंतर्गत जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता था। इस अवस्था में मनुष्यों का जीवन दुखमय होना अवश्यंभावी है और किसी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। हॉब्स के ही अनुसार ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण,
यातायात के साधनों, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक तथा क्षीण होता है। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, बल्कि अनुमान करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इसी से मिलती जुलती रही होगी। वह अपने अनुमान के पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी ही दशा हुई थी और ऐसी दशा आजकल उन जातियों की पाई जाती है जो असभ्यता के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत का उदाहरण देते हुए हॉब्स कहता है कि सभी राज्यों पर कोई उच्च सत्ता न होने के कारण ही प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और उनमें परस्पर युद्ध होता रहता है। अपने इन उदाहरणों के आधार पर हॉब्स कहता है कि मनुष्यों को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं बल्कि बड़ा दुख और कष्ट मिलता है और इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। उसके मतानुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो एक निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु इसके विपरीत प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट वे नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमतापूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। हॉब्स इस प्रकार 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है जिनमें 3 अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरकस चेष्टा करनी चाहिए। द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित रखने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेनी चाहिए जितनी वह दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। तृतीय नियम यह है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। इस प्रकार प्रकृति के ये नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। सेबाइन के शब्दों में वे एक ही साथ पूर्ण दूरदर्शिता के सिद्धांत भी है और सामाजिक आधार के नियम भी। प्रकृति के इन नियमों के संबंध में विशेष बात यह है कि उन्हें कानून केवल अलंकारिक भाषा में ही कहा जा सकता है। कानून उच्च सत्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है और इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का बल होता है, किंतु ये नियम विवेकपूर्ण परामर्श मात्र है जिनका मानना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये तो वे शर्तें हैं जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकती है, किंतु जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था और जब तक सभी उनका पालन ना करते कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन ना कर सकता था। अतः आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी ही। अतः वे उपयुक्त प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए।
हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना केवल एक ढंग है और वह है समस्त व्यक्तियों का अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। केवल इसी पद्धति को अपनाकर संघर्ष के मूल कारण इच्छाओं की अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों का कर्ता समझकर उनका पालन कर सकता है। केवल इसी प्रकार से प्रजाजन शासक की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते हैं। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है। हॉब्स ने इसका सूत्र इस प्रकार दिया है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति से कहता हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ और उनकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डाले और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करे। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौते द्वारा हुआ। हॉब्स का सिद्धांत संविदा सिद्धांत की पूर्व व्याख्याओं से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसके अनुसार राज्य का जन्म सामाजिक समझौते द्वारा हुआ है, शासकीय समझौते द्वारा नहीं। हॉब्स से पूर्व के संविधा लेखकों द्वारा जिस शासकीय समझौते का प्रतिपादन किया गया, उनका उद्देश्य इन सिद्धांतों के आधार पर शासक की शक्ति को मर्यादित करना और जनता द्वारा भ्रष्ट शासकों को पदच्युत करने के अधिकार का समर्थन करना था। किंतु हॉब्स का समझौता सामाजिक है, वह जनता के द्वारा ही परस्पर किया गया है। शासक समझौते का एक पक्ष होने के स्थान पर वह उससे बाहर और ऊपर है और हॉब्स के द्वारा समझौते का यह रूप निरंकुश शासन का समर्थन करने और जनता को प्रत्येक स्थिति में राज्य आज्ञा के पालन का पाठ पढ़ाने के लिए किया गया है। संप्रभुता का स्वरूप। हॉब्स के इस सिद्धांत का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख निष्कर्ष यह है कि हॉब्स राज्य को अपरिमित संप्रभुता प्रदान कर देता है और उसके अनुसार व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और उस पर संविधान, प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। संप्रभु को किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोक सकने वाली एकमात्र शक्ति उसका अपना विवेक ही है। संप्रभु स्वयं अपने विवेक से ही पथ प्रदर्शन करता है और किसी भी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं हो सकता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। संप्रभु शासक का कोई कार्य अवैधानिक नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वयं समस्त विधियों का स्रोत है। उसके द्वारा निर्मित विधियां प्रजा के आचरण को नियमित करने के लिए ही है। विधियों का तात्पर्य बताना या उनकी व्याख्या करना भी प्रजा का कार्य नहीं वरन संप्रभु का कार्य है और संप्रभु विधियों की जो भी व्याख्या करता है वह आवश्यक रूप से उचित है। संप्रभु शासक के समक्ष व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है, वह जो चाहे अधिकार प्रजा को दे सकता है और उन्हें जब चाहे तब छीन सकता है। भाषण स्वातंत्र्य और सभी अधिकारों के संबंध में हॉब्स का यही मत है। हॉब्स के द्वारा संप्रभु को प्रजा पर अपनी इच्छा अनुसार कर लगाने का भी पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। इस संबंध में हॉब्स का तर्क यह है कि संप्रभु के द्वारा ही मानव समाज में शांति स्थापित की जाती है, जिसके आधार पर मनुष्य उद्यम में लगकर धन संग्रह करते हैं। इस प्रकार संप्रभु, जो कि संपत्ति का विधाता और समस्त संपत्ति का स्वामी है,
यदि कर लगाता है या प्रजा की संपत्ति को ले लेता है तो उसका यह कार्य अनुचित नहीं कहा जा सकता। संप्रभु न केवल आंतरिक क्षेत्र में वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्र है। वह जब चाहे युद्ध की घोषणा कर सकता है या संधि करके शांति स्थापित कर सकता है और अपने इन कार्यों के लिए उसे किसी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजा का अल्पमत समुदाय संप्रभु के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता और यदि कोई समुदाय ऐसा करता है तो संप्रभु को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपने विरोधी समुदाय का उन्मूलन कर डाले। वह इन व्यक्तियों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें जो चाहे दंड दे सकता है, किंतु संप्रभु शासक को प्रजा अपनी तरफ से कोई दंड नहीं दे सकती। यदि वह ऐसा करती है तो उसका कार्य अन्यायपूर्ण होगा। संप्रभु की शक्तियों का प्रतिपादन करने के साथ साथ उसने संप्रभु शासक के कर्तव्य या उत्तरदायित्व का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार यानी हॉब्स के अनुसार संप्रभु का कर्तव्य है बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना और राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना। यदि शासक प्रजा के प्रति इस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो प्रजा राजा की अवहेलना कर सकती है। प्रजा द्वारा शासक के सम्मुख समर्पण अपने जीवन की रक्षा के अधिकार के लिए किया गया है और वे अपने इस अधिकार को शासन के विरुद्ध भी सुरक्षित रखते हैं। इसलिए वह प्रत्येक मनुष्य को राजा की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। यदि राजा उसे अपने आप को मारने, घायल करने, अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का विरोध न करने अथवा वायु, औषधि या ऐसी किसी वस्तु का सेवन न करने जिसके बिना यह जीवित नहीं रह सके की आज्ञा दे। केवल इतना ही नहीं वरन यदि किसी व्यक्ति को राजा शत्रु से लड़ने और उसे अपना जीवन खतरे में डालने की आज्ञा दे तो वह व्यक्ति उसकी अवहेलना भी कर सकता है, क्योंकि राजा की आज्ञा पालन का एकमात्र उद्देश्य आत्मरक्षा ही है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा के अनुसार राज्य की स्थापना एकमात्र कारण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का अनिवार्य होना है। राज्य मनुष्य के आंतरिक सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं है। यह स्वाभाविक विकास का परिणाम भी नहीं है। यह तो एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक साधन है। इस प्रकार हॉब्स का भावहीन बुद्धिवाद राज्य को केवल एक उपयोगिता के स्तर पर ले आता है और इसके इस सिद्धांत में राजशक्ति के प्रति इस सम्मान और शक्ति का कोई स्थान नहीं है जिस पर राजतंत्र के भक्त इतना बल देते थे। इसी कारण क्लेरेंडन ने कहा था कि इस प्रकार की युक्तियों से राजतंत्र का समर्थन करने वाला हॉब्स यदि उत्पन्न ही ना होता तो अच्छा था। हॉब्स के समझौते के संबंध में एक विशेष बात यह है कि हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राजा का नहीं वरन निरंकुश राज्य का है। हॉब्स की विचारधारा के अनुसार राजतंत्र, कुलीन तंत्र या गणतंत्र किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था उचित है, क्योंकि जहाँ तक मनुष्य के हित का संबंध है, प्राकृतिक अवस्था की अराजकता की अपेक्षा किसी प्रकार की वह सरकार अच्छी है जिसमें शांति तथा व्यवस्था कायम करने की सामर्थ्य हो। इस प्रकार हॉब्स अपने सामाजिक अनुबंध के आधार पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन तो करता है, किंतु उसके इस सिद्धांत में अनेक असंगतियां हैं। सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था संप्रभुता कितने व्यक्तियों के हाथ में निहित है, इस आधार पर हॉब्स ने शासन तंत्रों के 3 भेद बताए हैं। पहला राजतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र और तीसरा प्रजातंत्र। वह लोक कल्याण और सार्वजनिक हित की दृष्टि से कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र को ठीक नहीं समझता। उसका विचार है कि इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में राज्य के मुख्य लक्ष्य शांति व्यवस्था की रक्षा भली भांति नहीं हो सकती, क्योंकि कुलीन तंत्र में तो शासक वर्ग के व्यक्तियों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है और प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। इन दोनों शासन व्यवस्थाओं की तुलना में राजतंत्र श्रेष्ठ होता है,
क्योंकि राजतंत्र में संप्रभुता के लिए संघर्ष होने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समस्त संप्रभुता राजा में निहित होती है। हॉब्स यह मानता है कि मानव होने के नाते अन्य मनुष्यों की भांति राजा भी स्वार्थी होगा, परंतु उसका विचार है कि एक व्यक्ति की स्वार्थपरकता अनेक व्यक्तियों की स्वार्थपरकता की तुलना में कम हानिकारक होगी। इसके अतिरिक्त राजा अपने स्वार्थों और प्रजा के हितों के बीच अपेक्षाकृत जल्दी सामंजस्य स्थापित कर सकता है, क्योंकि जनता का लाभ राजा का लाभ ही होता है। यदि प्रजा निर्धन, निर्बल तथा दुखी है तो उसका राजा संपन्न, सुरक्षित और भव्य नहीं हो सकता, और क्योंकि वह सर्वोच्च है अतः उसकी संपूर्ण महत्वाकांक्षा राज्य को शक्तिशाली बनाना होगी। इसके अतिरिक्त उसका विचार है कि एक तंत्र या राजतंत्र ही एकमात्र स्वाभाविक शासन व्यवस्था है और अन्य सभी सरकारों की रचना कृत्रिम रूप से विद्रोहों द्वारा जर्जरित राजतंत्र की अवशेष राख से हुई है। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार राजतंत्र केवल उचित ही नहीं है वरन सर्वश्रेष्ठ और स्वाभाविक भी है। उसका यह भी विचार है कि आनुवंशिक राजतंत्र ही उचित है, निर्वाचित राजतंत्र की पद्धति ठीक नहीं है। इंडिविजुअलिज्म इन हॉब्सियन थॉट। हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद। हॉब्स ने जहां एक और निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, वहां दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट और प्रबल दर्शन होते हैं। यह बात असंगतिपूर्ण लगने पर भी वस्तुतः है पूर्णतया सत्य। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य है वे व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित है। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये सब अपने सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य है और राज्य जो है साधन मात्र। अतः व्यक्ति की बुराई, भलाई, सुख, दुख आदि को राज्य और अन्य समुदाय की बुराई, भलाई या सुख दुख समझा जाना चाहिए। इस दृष्टि से हॉब्स पूर्ण व्यक्तिवादी है। डनिंग ने इस संबंध में लिखा है कि हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने दिया है। हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद जिन रूपों में देखा जा सकता है वे इस प्रकार है। पहला, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता वरन असामाजिक प्राणी कहता है जो आत्मकेंद्रित और मनोवेगों, अहम और लोभ से प्रेरित होता है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत यह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था और राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। इस प्रकार हॉब्स राज्य के प्रति समस्त भावनात्मकता का त्याग कर उसे विशुद्ध उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है। हॉब्स का यह विचार निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं वरन व्यक्तिवाद के अनुरूप ही है। इसी कारण तो प्रोफेसर सेबाइन लेवाइथन के संबंध में लिखते हैं कि उसके सिद्धांत स्टुअर्ट राजाओं को, जिनका कि वह समर्थन करना चाहता है, दंभपूर्ण उक्तियों के कम से कम उतने ही विरुद्ध थे जितने कि उन क्रांतिकारियों के जिनका वह खंडन करना चाहता था। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानने का तार्किक निष्कर्ष यह है कि राज्य साधन है और साध्य है व्यक्ति। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है।
वेपर ने लिखा है कि राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है और इसे नैतिक सत्ता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है। राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं वरन व्यक्तिगत राज्य का लक्ष्य है। व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन व्यक्ति से राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं के पालन की आशा की जा सकती है जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर आघात न पहुंचता हो। हॉब्स लिखता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन से मना करता है जिन पर उसका जीवन निर्भर करता है, तो हॉब्स कहता है कि व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवज्ञा कर सकता है। हॉब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है और केवल इतना ही नहीं, हॉब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है यदि उसे मालूम हो जाए कि उसके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही की जा रही है। व्यक्ति राज्य की विशेष आज्ञाओं का पालन तभी तक कर सकता है जब तक राज्य में व्यक्ति की जीवन रक्षा करने की सामर्थ्य हो। यदि संप्रभु में इस प्रकार की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं या आवश्यक होने पर किसी अन्य संप्रभु के प्रति भक्ति रख सकते हैं। हॉब्स के द्वारा व्यक्ति को राज्य के विरोध का जो अधिकार दिया गया है वह निश्चित रूप से उसे व्यक्तिवाद की दिशा में ही ले जाता है। राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। इन सब के अतिरिक्त हॉब्स के द्वारा राज्य के कार्यों के संबंध में निषेधात्मक धारणा को अपनाया गया है और यह पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के ही अनुरूप है। हॉब्स के शासक को अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं है। उसके अनुसार कानून मनुष्यों को समस्त स्वेच्छापूर्ण कार्यों से नहीं रोकते। उनका उद्देश्य तो व्यक्तियों की अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के आधार पर किए जाने वाले कार्यों को रोकना होता है। कानून बाढ़ के सदृश है जो कि यात्रियों को रोकने के लिए नहीं वरन उन्हें सन्मार्ग पर रखने के लिए खड़ी की जाती है। हॉब्स के राज्य में व्यक्तियों को क्रय विक्रय करने की, अपने रहने के लिए स्थान, अपना भोजन, अपना व्यापार चुनने की तथा अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की पूरी स्वतंत्रता है। हॉब्स की यह भी धारणा थी कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह उनसे केवल यह मांग कर सकता है कि उनका बाहरी व्यवहार तथा उपासना की पद्धति राज्य के कानूनों के अनुसार होनी चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इस प्रकार हॉब्स को सामान्यतया निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक ही माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी प्रबल रूप में उपस्थित है। सेबाइन का तो कहना है कि हॉब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के अनुसार भी समझौता सिद्धांत समझौते के आधार पर संप्रभुता युक्त राजशक्ति का उदय और आत्मरक्षा के अभाव में संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना, इन सब के पीछे हॉब्स का प्रचंड व्यक्तिवाद ही है। हॉब्स के विचारों की आलोचना। राजनीति के संबंध में हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लेवायथन के 1651 ईस्वी में प्रकाशित होते ही उनके अनेक आलोचक सामने आ गए। क्लेरेंडन ने उसके विलासी सिद्धांतों का खंडन किया। व्हाइट हॉल ने लेवायथन को घातक विचारों से उसी प्रकार पूर्ण पाया जिस प्रकार एक तरह का सर्प विष से पूर्ण होता है। As full of damnable opinions as a toad is of poison। और ब्रैमहिल ने इसका उपहास करते हुए सीधे कुत्ते का खेल कहा जो सभी को चिंगारियों और लपटों के समर्पित कर देगा। इसी प्रकार हॉब्स के दर्शन के संबंध में वाहन का विचार है कि जहाँ तक राजनीतिक विचार के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवायथन एक प्रभावहीन और निसफल ग्रंथ रहा है। वह एक प्रभावपूर्ण वर्ण संकर है जिसमें
प्रजनन की कोई सामर्थ्य नहीं है और वह इस उपेक्षा का पात्र भी है। हॉब्स की यह आलोचना अनेक आधारों पर की जाती है। पहला, मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी। हॉब्स ने मानव का चित्रण एक असामाजिक, एकांगी और पतित प्राणी के रूप में किया है जो नितांत त्रुटिपूर्ण है। हॉब्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का यह चित्रण एकांगी और भ्रमपूर्ण है। हॉब्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का यह चित्रण एकांगी और भ्रमपूर्ण है। वास्तव में मानव जीवन विभिन्न भावों और प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है और उसे हॉब्स की तरह दुर्गुणों का भंडार नहीं कहा जा सकता। मानव स्वभाव संबंधी भ्रमपूर्ण धारणा ने हॉब्स को दोषपूर्ण दर्शन की ओर प्रवृत्ति किया है। कैटलिन के शब्दों में हॉब्स के पूरे दर्शन का अधिकांश भाग उसके बुरे मनोविज्ञान के कारण है। हॉब्स के विचारों की तुलना का दूसरा तथ्य है समझौता नितांत अतार्किक। हॉब्स का सामाजिक समझौता इस दृष्टि से नितांत अतार्किक है कि उसने प्राकृतिक अवस्था में परस्पर संघर्षरत व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना कराई है। स्पिनोजा तथा उसके पीछे आने वाले आलोचकों का कहना है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले दानवों के लिए कानून प्रिय तथा विनम्र नागरिक बनना असंभव है, जैसा कि सामाजिक समझौते के समय उन्हें दिखाया गया है। इस धारणा को व्यक्त करते हुए वाहन ने लिखा है, हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था है जिसमें प्रत्येक मनुष्य समस्त के विरुद्ध युद्ध में रत रहता है। भला हम यह कैसे मान सकते हैं कि इस प्रकार के गुणों से विभूषित दानव रूपी मानव एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं या प्रवेश करने की इच्छा भी कर सकते हैं जिसमें उनकी पूर्व स्थिति एकदम विपरीत हो जाए, जहां युद्ध के स्थान पर शांति का साम्राज्य हो और जिसका आधार सत्य तथा न्याय हो। एक हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता। इसी प्रकार एक रक्त का प्यासा व्यक्ति, जिसका वर्णन हॉब्स ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है, एक शांतिप्रिय श्रमिक नहीं बन सकता है। हॉब्स के विचारों की तीसरी आलोचना है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। हॉब्स के द्वारा किया गया प्राकृतिक अवस्था का वर्णन भी ऐतिहासिक तथ्य तथा युक्ति के विरुद्ध है। मानव शास्त्र और इतिहास हमें बताते हैं कि मनुष्य सबसे युद्ध की अवस्था में कभी नहीं रहे। यदि रहे होते तो जैसा कि लॉक ने लिखा है, मानव जाति ही नष्ट हो जाती। प्राचीन समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन कुटुंब या कुल था और व्यक्ति रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण नितांत काल्पनिक है। वास्तव में उसे आदिम समाज की अवस्था का कोई ज्ञान न था। समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत। हॉब्स के समझौते की शर्तें भी बुद्धि संगत नहीं है। वह कहता है कि लोगों ने बिना किसी शर्त के अपने अधिकार एक व्यक्ति या सभा को दे डाले, जिसका परिणाम हुआ निरंकुश राज्य की स्थापना, जिसमें नागरिकों को कोई अधिकार नहीं। मानवीय बुद्धि से यह संभव प्रतीत नहीं होता कि कोई भी प्राणी इस प्रकार अपने सब अधिकार बिना शर्त किसी को देकर अपने को दासता के बंधन में बांध ले। यदि यह ठीक है तो हमें मनुष्य के विवेक पर ही संदेह होता है और लॉक के ये शब्द याद आते हैं। क्या प्राकृतिक व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति इतने मूर्ख थे कि वे लोमड़ियों तथा जंगली बिल्लियों की शरारतों से तो बचने की फिक्र करते थे, लेकिन उस अवस्था में संतुष्ट थे और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे जब शेर उन्हें निगल जा रहे हो। राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मकता का अभाव। हॉब्स का राज्य भय पर आधारित है और उसकी राज्य संबंधी धारणा में रचनात्मकता का नितांत अभाव है। हॉब्स का राज्य केवल एक पुलिस राज्य ही हो सकता है। जैसा कि गूच ने कहा है, लेवायथन केवल अति मानवीय आधार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए है। उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकास उन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं। यह एक तथ्य है कि इस प्रकार का राज्य व्यक्तियों को कल्याण मार्ग पर प्रवृत्त नहीं कर सकता है। विधि संबंधी धारणा संकीर्ण। हॉब्स का विधि संबंधी मत अत्यंत संकीर्ण है, क्योंकि हॉब्स अपने संप्रभु शासन को ही विधि का एकमात्र स्रोत
और उसका अंतिम व्याख्याता मानता है। उसके द्वारा नैतिक सिद्धांतों और प्राकृतिक विधियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। क्लेरेंडन का तो कहना था कि उसे इंग्लैंड की विधियों और प्रथाओं का भी कोई ज्ञान नहीं था। राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं। हॉब्स के सिद्धांत की एक विशेष त्रुटि यह है कि उसने केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन सरकार के विरुद्ध भी प्रजा का विद्रोह अमान्य ठहराया है। विलोबी के अनुसार राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन अनुचित। इन सब के अतिरिक्त हॉब्स के दर्शन का प्रमुख दोष उसके द्वारा किया गया निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन है। संप्रभुता की निरंकुशता दार्शनिक दृष्टिकोण से चाहे जितनी अनिवार्य हो, पर व्यवहार में सामान्यतया इस निरंकुश संप्रभुता का अधिकांश कभी प्रयोग में नहीं आता। हॉब्स ने इस वास्तविकता को दृष्टि में नहीं रखा है कि सामान्यतया संप्रभुता नियंत्रित रूप में ही कार्य करती है, इसलिए उसके सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति के तथ्यों के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि निरंकुशता की ओर तो शासन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ही है। राजनीतिक विचारक का कार्य शासन को इसी मार्ग पर आगे बढ़ाना नहीं वरन जनता की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए शासक की निरंकुशता पर अंकुश रखना होता है। लेकिन हॉब्स ने तो इसके विपरीत ही आचरण किया है। हॉब्स के दर्शन की उपयुक्त त्रुटियों का यह परिणाम था कि समकालीन समाज का प्रत्येक वर्ग उसका आलोचक बन गया। पादरी और चर्च के लोग हॉब्स के भौतिकवादी दृष्टिकोण तथा धर्म सत्ता को राजसत्ता के पूर्णतया अधीन कर देने के कारण बिगड़ गए थे। प्रजातंत्रवादी हॉब्स द्वारा निरंकुश शासन का समर्थन किए जाने के कारण उसके विरुद्ध थे और राजतंत्रवादी जिनका वह समर्थन करना चाहता था इस कारण से उसके विरुद्ध थे कि हॉब्स ने राज्य को रहस्यात्मकता के जाल से निकालकर उपयोगिता के स्तर पर लाकर पटक दिया था। हॉब्स का अनुदाय। यद्यपि राजनीतिक विचारकों में हॉब्स के आलोचक अधिक और प्रशंसक कम हैं, परंतु हॉब्स का महत्व अतिशयोक्ति प्राप्त करने योग्य है। राजनीतिक दर्शन को उसका अनुदाय अपूर्व है। सेबाइन की उसके संबंध में धारणा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हॉब्स कदाचित उन सब में महानतम है। डनिंग ने हॉब्स को राजनीतिक चिंतकों की प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा है और मैक्सी ने लिखा है कि हॉब्स अंग्रेज जाति का एक महानतम चिंतक था। इसी प्रकार प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड लेवायथन के संबंध में लिखते हैं कि वह अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और कदाचित एकमात्र महान ग्रंथ है। राजनीतिक दर्शन को हॉब्स के अनुदाय का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। वस्तुता, संप्रभुता, व्यक्तिवादी विचारधारा, भौतिकवादी दर्शन और उपयोगितावाद आदि के आधुनिक रूपों का जन्मदाता वही था। वे पर इस संबंध में लिखते हैं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि जेरेमी बंथम यहाँ भी उतना ही ऋणी है जितना सुख विषयक हॉब्स के विचारों का। आने वाली संतति का प्रायः उससे मतभेद रहा है, परंतु यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि उसमें उन्हें एक ऐसी खान मिली है जिसका खोदना उसके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि उसमें से एक मूल्यवान धातु निकलती है।